अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है। हम लोगों ने देखा था कि द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल एट रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसी रेट से अगर बैकवर्ड रिएक्शन होता है तो अ स्टेट इज दिस रिएक्शन इज़ इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हमने देखा ये कि जब तक ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं तो दिस कंडीशन कैन ओनली बी टेकन प्लेस इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ज़ाहिर है बाहर बहुत सारे और डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर अफेक्ट करता है। तो अगर किसी भी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन जो होता है इट कैन अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट ना। और ये कब तक इक्विलिब्रियम रह सकता है, कब तक मेंटेन रह सकता है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ नन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज चेंज। अगर आप उसके कंसंट्रेशंस को, ना तो आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को छेड़ें और ना ही आप उसके प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को छेड़ें, आप उनको एज इट इज रहने दें जैसे कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर मौजूद है। जब तक आप उसकी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करेंगे दैट कंडीशन विल बी इन इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहेगा until and unless you change the concentration of reactants or the products. दूसरा पॉइंट जो दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है और उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो इज एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो दैट विल बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम until the temperature is changed. If you change the temperature, the equilibrium will be shifted to one side. वो किसी एक साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा बल्कि उसके अंदर चेंज आ जाएगा। तो दैट्स वाई वो कहते हैं कि वो सिस्टम तब तक इक्विलिब्रियम में होता है जब तक उसका टेम्परेचर चेंज ना किया जाए, इट इज़ केप्ट कांस्टेंट। नेक्स्ट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। ज़ाहिर है प्रेशर इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम। प्रेशर ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो चेंज ना किए जाएं तब भी हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही रहता है। तो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन, और जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स के दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। और द कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम आर कि कब तक केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड रहता है, कब तक केमिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहता है, जब आप उसकी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करते, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स अनचेंज, जब आप उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करते और जब आप उसके प्रेशर को या वॉल्यूम को चेंज नहीं करते, तो आपका जो सिस्टम है इट विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब आप इक्विलिब्रियम को रिकग्नाइज कैसे कर सकते हैं? हाउ विल यू रिकग्नाइज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कि इट इज इन इक्विलिब्रियम? सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद, रेगुलर इंटरवल्स के बाद अगर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करें, उसको चेक करें कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और इस तरह अगर वो सेम रहे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमने इनको ऑब्जर्व करना है, इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को हमने कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद हमें पता चल सकता है कि हमारे पास अगर इनमें कोई चेंज नहीं है कंसंट्रेशन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब कैसे डिटरमिन करेंगे, हाउ विल यू डिटरमिन द कंसंट्रेशन? तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स भी हैं, केमिकल मेथड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन है, स्पेक्ट्रोमेट्री है। टाइट्रेशन तो हम लोग को बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, आप लोग क्लास 9 में भी आप लोगों ने टाइट्रेशन के बारे में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जब किया था उसके बारे में, स्पेक्ट्रोमेट्री भी है, लेकिन डिटेल्स में इस वक्त आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हायर क्लासेस में इसको डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि हाउ विल यू डिटरमिन द वेज to recognize equilibrium, that is by determining the concentration of reactants and products at regular intervals.
अच्छा, इससे पहले जो हमने एक लेक्चर लिया था उसमें हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसको भी आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसकी यूनिट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ विल यू डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने देखा था कि Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स हो भी सकते हैं और यूनिट्स नहीं भी हो सकते हैं। अब हम ये डिटरमिन करेंगे कि कैसे पता चलेगा, वो अभी आपको मैं बताती हूँ कि कैसे पता चल सकता है कि कैसे यूनिट्स होंगे। और आपको ये पता है कि हमने कहा था कि ये जो है इट कैन बी डिटरमिन बाय द मोलर कंसंट्रेशन, हम इनकी कंसंट्रेशन से फाइंड आउट करते हैं। हमने देखा था कि Kc इक्वल्स टू, अगर आपको याद होगा तो ये हमारे पास ऐसे हमने लिखा था, ये जो ऊपर इसके सबस्क्रिप्ट्स थे और यहाँ पे प्रोडक्ट्स थे और नीचे इसके रिएक्टेंट्स थे, ये हमारे पास इसकी जनरल किस्म की हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था। हमने कहा था कि Kc इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो Kc इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ Kc। Now how will you determine the unit for Kc? तो उसको आज हमने डिस्कस करना है कि how will you determine the units for Kc, determine the units for equilibrium constant. Equation है H2 plus I2 gives 2HI. This is the chemical equation और आपने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिटरमिन करना है और आपने इसके यूनिट्स भी बताने हैं कि व्हाट आर द यूनिट्स फॉर द केस। नाउ इसका कांस्टेंट लिखने के लिए हमने सबसे पहले प्रोडक्ट्स HI रेज़्ड टू द पावर 2 और उसके बाद ओवर H2 I2, इसको हम डिटरमिन करते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज डिटरमिन्ड इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। सो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब रेज़्ड टू द पावर 2 ओवर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब and moles per decimeter cube. This moles per decimeter cube is for hydrogen and this moles per decimeter cube is for iodine and this mole per decimeter cube is for hydrogen iodide. ये टू हमने यही वाला जो इसके जितने मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, वो हम लोगों ने यहाँ पर इसके पावर में लिखा हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। अगर हम इसको स्प्लिट करके लिखें, तो हमारे पास आ जाता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और नीचे वाले तो अलग अलग हैं, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और दूसरा है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये बड़े आराम से एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं और हमारे पास Kc का जो यूनिट है वो नो यूनिट आ जाता है। इसका कोई यूनिट नहीं है बिकॉज सारे के सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे 2 हैं, ये सब एक दूसरे के 2, ये 1 और ये 1 है, यानी एक के साथ और दूसरा दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं और देयर इज नो यूनिट फॉर दिस केमिकल, दिस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन। इसका कोई यूनिट नहीं है। हम दूसरे को जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन जो है दैट इज N2O4 gives 2NO2। इसमें हमारे पास Kc इक्वल्स टू, दिस इज द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हम ऊपर लिखेंगे NO2 रेज़्ड टू द पावर 2 और रिएक्टेंट को हम नीचे लिखेंगे N2O4। नाउ इनके यूनिट्स लिखेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब रेज़्ड टू द पावर 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है,
तो सिर्फ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास एक मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब एक के साथ कैंसिल हो जाता है, तो पीछे क्या रह जाएगा? अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करें तो हमारे पास बनता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब 2, और ये जब ऊपर ले जाते हैं तो -1, सो इट बिकम्स moles per decimeter cube. So the unit for Kc for this chemical reaction is moles per decimeter cube. The next one is (2NO plus O2 gives 2NO2. Now Kc equals to, this is the product, तो हम लिखेंगे NO2 का पावर 2 ओवर यहाँ पे NO पावर 2 और ऑक्सीजन O2. Now Kc is equal to, इसकी लिखेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर with moles per decimeter cube. ना ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, हमारे पास रह जाते हैं 1 ओवर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको हम लिखेंगे डेसीमीटर क्यूब। जब ये ऊपर हम ले आएंगे तो इट विल बी रिवर्स, तो डेसीमीटर क्यूब पर मोल। द आंसर विल बी डेसीमीटर क्यूब पर मोल, बिकॉज यहाँ पे अगर डिवाइड माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो हमारे पास केसी एक्सप्रेशंस और उनके यूनिट्स को कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान मेथड है। दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट एंड यू कैन इजीली डू इट। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में मैं आपको थोड़ा सा हेल्प आउट कर दूँ कि सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में क्या है। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में आपके पास 4 डिफरेंट इक्वेशंस हैं, N2 plus O2, N2 plus O2 gives 2NO, H2 plus CO2 gives H2O plus CO, and PCl5 gives PCl3 plus Cl2, and the next one is CO plus 2H2 will give C3OH. इसमें नथिंग इज डिफिकल्ट, लेकिन एक मैं आपको कर देती हूँ, ये वाला मैं आपके लिए कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा बड़ी क्वेश्चन है। वैसे डिफिकल्ट तो ये भी नहीं है, बहुत ही इजी है, बट आई विल डू इट फॉर यू। हमारे पास Kc इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट्स हैं, तो ये राइट द प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल H2O के आगे कुछ भी नहीं है, 1 मोल ऑफ H2O, दैट्स वाई हम कुछ भी ऊपर नहीं लगाएंगे। प्लस CO जो है वो भी 1 मोल है, इसलिए इसके साथ भी कुछ नहीं लगेगा, प्लस नहीं, दिस इज मल्टीप्लाइड है। नाउ नेक्स्ट इज H2, सो H2 है, इसके साथ भी 1 मोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी 1 मोल है, दैट्स वाई इसके ऊपर किसी के ऊपर भी कोई पावर में कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई। नाउ H2O में हम लिखेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, इसका हमने यूनिट लिख लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड की बजाय इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लिखेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये इसके साथ हमारे पास आ जाएगा नो यूनिट। सो इस इक्वेशन का पर्टिकुलरली दिस इक्वेशन इट हैज़ नो यूनिट फॉर Kc, इसके Kc के यूनिट्स नहीं हैं। बाकियों के आपने मुझे करके तो भेजना है, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3।
उस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज एट द बैक ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपने सारे जो क्वेश्चन हैं 3, 4, 5, 6, 7 ये आपने अपनी नीट कॉपीज पे करने हैं। और इसके अलावा जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है ये वाली, जिसका नंबर है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3, दिस इज सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3, ये भी आपने अपनी नीट कॉपीज पे करना है। सेल्फ असेसमेंट 9.3 एंड एक्सरसाइज के बैक के ऊपर जो क्वेश्चंस 3, 4, 5, 6, 7 है उसको भी आपने कॉपीज पे करना होगा।